नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 54% हुई। उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की। कर्नाटक में राज्यसभा के सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। झारखंड में एक सीट पर एनडीए और जेएमएम के उम्मीदवार चुने गए। वहीं मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कल से शुभारंभ। समाचार संध्या में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं निखिल कुमार। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिंसक झड़प के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा था कि स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, भारत अपनी एक-एक इंच जमीन और आत्मसम्मान की दृढ़ता से रक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। 6 जून को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक चुशिल मोल्डो क्षेत्र में हुई थी। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के बारे में सहमति बनी थी, जिसे लागू करने के लिए दोनों देशों के ग्राउंड कमांडर पिछले सप्ताह नियमित रूप से बैठक करते रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने चीन से कहा है कि वो अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखे। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो नियंत्रण रेखा के इस पार अपने क्षेत्र में ही हमेशा सभी प्रकार की गतिविधियां करेगा और सीमा प्रबंधन के प्रति उसका रवैया जिम्मेदाराना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़पों के दौरान गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री गांधी को लिखे एक पत्र में सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इस कार्य के लिए चीन की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके देश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय सैनिक का जीवन मूल्यवान है और चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किया गया हमला उनके कायरतापूर्ण कृत्य को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चलाए जा रहे कार्य की प्रगति के बारे में प्रस्तुति भी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर के विकास के दौरान मिले सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने अधिकारियों को मॉडल रोड की पहचान करने का निर्देश दिया। इस सड़क को स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर काशी की धरोहर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के लाभ नागरिकों तक तेजी से पहुंचाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की कल शुरुआत करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उपस्थित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को आजीविका के साधन और अवसर उपलब्ध कराना है। एक रिपोर्ट।
इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान को जनसेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को अब अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से लगभग 35 लाख कामगार बिहार लौटे हैं। इसे देखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य के 38 में से 32 जिलों में लागू किया गया है। हरियाणा से लौटे प्रवासी कामगार हरे राम सिंह योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। मेरे को करीब 1 महीने दिक्कत हो गया था जी, फिर वहाँ किसी तरह यहाँ चले आए हैं, फिर मुखिया जी थ्रू यहाँ काम मिला जी, तो काम कर रहे हैं जी। पंचायत में शौचालय बनाया, फेवर ब्लॉक बनाए हैं जी, लगा रहे हैं रोड में, यही काम दे रहा मेरे निर्माण में काम कर रहे हैं। खगड़िया जिले के तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान मजदूरों के लिए काफी मददगार साबित होगा। सरकार की यह मेन उद्देश्य है कि हमारे गांव का मजदूर कहीं बाहर प्लेन नहीं करे, जहां जिस ग्राम का है वहीं भी उसको रोजगार सारा मैं उपलब्ध करा दूं, जिससे कि हमारे मजदूर को सारी व्यवस्था उसके गाँव में मिले, सारी सुविधा गाँव में मिले। राज्य में तेलिहार पंचायत का चयन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया गया है। यहाँ सरकार की जो भी योजना है उसका किसी न किसी रूप में कार्यान्वयन हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना 1 जून को शुरू की थी। लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। रेहड़ी पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त 1 वर्ष की अवधि में चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से रोगियों के ठीक होने की दर 53.80% तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 2,04,771 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,63,248 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 13,586 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर ऐसे मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद से एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 12,573 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.30% तक पहुंच गई है। नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की है। समिति ने आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10,000 रुपए, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आईसीयू के लिए 13 से 15,000 और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के लिए 15 से 18,000 रुपए का शुल्क तय करने की सिफारिश की है। इसमें पीपीई की लागत भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आम लोगों को राहत देने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। ये समिति आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के लिए दिल्ली में निजी अस्पतालों के शुल्क तय करने के लिए बनाई गई थी। एक रिपोर्ट।
कई बैठकों में गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली में परीक्षण की क्षमता बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की दर दोगुनी कर दी गई है और 15 से 17 जून के बीच 27,000 से अधिक नमूने एकत्र किए गए हैं। दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर किए जाने वाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण कल पूरा हो गया और इस दौरान कुल 2,30,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। तुरंत परिणाम प्राप्त करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 193 परीक्षण केंद्रों में 7,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। कोविड रोगियों के लिए बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली प्रशासन होटलों और अन्य सुविधाओं को कोविड देखभाल केंद्र में परिवर्तित कर रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट के लिए 2,400 रुपए की दर भी तय कर दी है। इसके अलावा रेलवे ने दिल्ली में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए 500 से अधिक कोविड देखभाल कोच भी तैनात किए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 2,877 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,884 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 1,969 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में अब तक 3,21,000 से अधिक लोगों की कोरोना की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत लखनऊ की केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला को यूमीफेनोविर दवा के प्रभाव, सुरक्षा और वायरस रोधी क्षमता के फेज 3 रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड और प्लेसबो नियंत्रित परीक्षण की अनुमति मिल गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यूमीफेनोविर दवा सुरक्षित है और ये मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने में कारगर है। साथ ही ये दवा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। पुद्दुचेरी में आज कोविड-19 के 16 नए मामले सामने आने के बाद रोगियों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है। राज्य सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि 16 नए रोगियों में 6 लोग कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने से प्रभावित हुए, जबकि 3 लोग मास्क बनाने वाले उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस वायरस से कुल 287 लोग पीड़ित हुए हैं, जिनमें से 118 रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के बारे में आज अनंतनाग में जिले के सभी इमामों, खतीबों और औकाफ अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनंतनाग के उपायुक्त कुलदीप सिंह सिड्डा ने कहा है कि जिले में कोविड-19 के मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है और इसके मद्देनजर आम जनता को व्यापक सावधानी बरतने की जरूरत है। उपायुक्त ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, उचित सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने तथा अन्य स्वास्थ्य उपाय करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। इस बीच लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे जम्मू कश्मीर के 1,49,959 लोगों को वापस लाया गया है। इन लोगों को विशेष रेलगाड़ियों और बसों के जरिए लाया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर 46,635 लोग पहुंचे हैं। विदेशों से 328 लोगों सहित 1,03,324 लोग लखनपुर के रास्ते वापस लौटे हैं। नागालैंड में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% हो गई है। राज्य में अब तक 125 रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में आज 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 मरीजों की संख्या 198 हो गई है। इनमें से 73 रोगियों का उपचार चल रहा है और इन सभी में कोविड-19 के लक्षण नहीं मिले हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 510 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही ये संख्या बढ़कर 25,660 हो गई है। इस दौरान 22 रोगियों की मौत के साथ ही ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,592 हो गया है। कल 389 रोगियों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। तमिलनाडु में चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में कल रात से लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो गया। तमिलनाडु सरकार ने इसे 12 दिन के लिए लागू करने की घोषणा की है, जो इस महीने के अंत तक रहेगा। पिछले कई दिनों से कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के चलते सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए चेन्नई पुलिस ने पूरे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेड लगाया है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए कई प्रकार से जांच की जा रही है।
लोगों को सामानों की खरीदारी के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में ही सीमित कर दिया गया है। दुकानें केवल दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। मांस की दुकानों को लॉकडाउन तक बंद रखने को कहा गया है। अगले 2 रविवार को परचून और सब्जी की दुकानों को भी बंद रखने को कहा गया है। हालांकि दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। आकस्मिक आवागमन के लिए वैध कागजात दिखाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। राज्य के अन्य हिस्सों में राष्ट्रव्यापी अनलॉक 1 लागू रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है। हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है। और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 54% हुई। उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की। कर्नाटक में राज्यसभा के सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। झारखंड में एक सीट पर एनडीए और जेएमएम के उम्मीदवार चुने गए। मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हुई। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कल से शुभारंभ। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की रोकथाम और उससे बचाव के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसी क्रम में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान में न्यूरो साइंसेज सेंटर की प्रमुख डॉक्टर एमवी पद्मा ने बताया कि लोगों को सुरक्षित रहने और कोविड-19 संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए घर में ही रहना चाहिए। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. नई दिल्ली में एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह का पालन करना बेहद आवश्यक है। We live in a civilized society. We are supposed to take care of each other. So if we stigmatize a particular patient, then we are actually doing more harm because that person is not going to come forward. He or she may hide his disease. And in that way, he or she might be actually spreading that disease. So it's our responsibility not to stigmatize such patients, and we should come forward to help those patients. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर नरेश गुप्ता भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5,231 गैर वातानुकूलित कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की समेकित कोविड योजना के तहत ये कोच आइसोलेशन कोच में बदले गए हैं। ये सलाह दी गई है कि इन कोच में हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और यदि वातानुकूलित कोच हो तो वो नॉन डक्टेड होना चाहिए।
कोरोना रोगियों के लिए इन कोच को बदलने से पहले वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित कोच के मुद्दे पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि वातानुकूलित कोच उपयुक्त नहीं होंगे क्योंकि एसी डक्ट के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका रहती है। बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान के अंतर्गत आज अखौरा सीमा के रास्ते 124 लोगों को त्रिपुरा वापस लाया गया। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए सड़क के रास्ते बांग्लादेश से भारत वापस आए लोगों का ये तीसरा समूह है। इससे पहले 28 मई को 230 भारतीय वापस आए थे। इस बीच विमान के जरिए भी बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान जारी है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 2130 लोगों को भारत लाया गया है। 8 राज्यों में आज राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीट के लिए वोट डाले गए। कर्नाटक में सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा के उम्मीदवार इरन्ना कड़डी और अशोक गस्ती राज्यसभा के लिए चुने गए। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया को राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए निर्विरोध चुना गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। झारखंड में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के उम्मीदवार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और एनडीए प्रत्याशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जीत दर्ज की है। वहीं तीसरे प्रत्याशी कांग्रेस के शहजादा अनवर को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव को लेकर नए विधानसभा परिसर में विधायकों ने मतदान किया। सवेरे 9 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर बाद तक चला। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 2 सीटें रिक्त रहने के कारण 79 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। मिजोरम में एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ के उम्मीदवार के वनलाल बेना निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्हें 27 मत प्राप्त हुए। इस बीच कांग्रेस की आपत्ति के बाद गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतगणना में देरी हो रही है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने तकनीकी आधार पर भाजपा के 2 विधायकों भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और केसरी सिंह सोलंकी के वोट पर आपत्ति दर्ज की है। केंद्र सरकार और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने आज $75 करोड़ के कोविड-19 सक्रिय मोचन और व्यय सहायता कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गरीबों और वंचित वर्ग के परिवारों पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए भारत की सहायता की जाएगी। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत के लिए AIIB का ये पहला बजटीय सहायता कार्यक्रम है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा में बैठने को कहा है। ये परीक्षा 2 जुलाई से शुरू होगी। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पुस्तक अथवा सहायक उपकरणों की 2 लाख रुपए तक की खरीद की राशि का उन्हें भुगतान किया जाएगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो और आशा मेनन की पीठ ने निर्देश दिया कि जब कभी ओपन बुक परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा के अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा देने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है जो न केवल रोजगार ढूंढने वाले युवाओं बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी लाभदायक है जो कुशल कामगार ढूंढते हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये अनूठी पहल की है। इसके तहत ये पोर्टल ऑनलाइन रोजगार कार्यालय के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में आज 418 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यह राज्य सरकार द्वारा एक साथ सबसे अधिक भुगतान किया गया है। इसके पहले के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 साल के दौरान केवल 95,215 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया था।
और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1.5% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 524 अंक उछलकर 34,732 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 153 अंक बढ़कर 10,244 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 76 रुपए 20 पैसे पर आ गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप स्टोर में कुछ ऐप की उपलब्धता पर पाबंदी लगा दी है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस आदेश को फर्जी बताते हुए कहा है कि न तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और न ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज तबीयत बिगड़ गई। श्री जैन कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 से जूझ रहे श्री जैन के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है ताकि वो फिर से अपना कार्यभार संभाल सकें। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अस्पताल में भर्ती श्री जैन को फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार है। शहर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सूर्य ग्रहण भी होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। मध्य प्रदेश में शहीद दीपक सिंह का आज रीवा जिले के फरेंदा गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक सिंह सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने आज जैन मुनि आचार्य श्री महाप्रज्ञा की जन्मशती के अवसर पर समारोह को संबोधित किया। श्री महाप्रज्ञा जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ के 10वें प्रमुख थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 54% हुई।
उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की। कर्नाटक में राज्यसभा के सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। झारखंड में एक सीट पर एनडीए और जेएमएम के उम्मीदवार चुने गए। मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कल से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।